नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फ्री स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे उत्तराखंड की हमारी क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने कुमाऊं के चंद्रवंश के बारे में पूरे अच्छे से विश्लेषण कर लिया था और उसके बाद हमने जाना उनकी प्रशासन के बारे में। आज हम जानेंगे ऐसे ही पवार वंश के बारे में, उसका पूरा इतिहास समझेंगे, कौन कौन राजाओं ने यहाँ पर क्या क्या कार्य किए, विश्लेषण इसके बारे में पूरा अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नॉलेजेबल वीडियो यहाँ से मिले। तो आप सभी को पता है अभी हमारी क्लासेस चल रही है जिसमें हिंदी की क्लासेस चल रही है और साथ में उत्तराखंड की क्लासेस चल रही है। कुछ दिनों कारण नहीं आ पाई, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे पवार वंश के बारे में। तो आप सभी अगर आप उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी उत्तराखंड की जो भी परीक्षाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके यूके ट्रिपल एसएससी, यूकेपीएससी, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, अन्य जो आने वाले एग्जाम हैं, पुलिस कांस्टेबल, एसआई या अन्य जो भी एग्जाम हैं, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से निःशुल्क तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ चुके हैं चंद्रवंश के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। जीरो लेवल से बेसिक लेवल से आपको एडवांस लेवल तक समझाने का मैंने प्रयास किया है। आज वैसे ही पढ़ेंगे पवार वंश के बारे में। तो अच्छे से आपने एक जगह पर बैठ जाना है और चुपचाप से कान में लीड लगाकर और नोट्स की कॉपी जो है उसको अपने हाथ में लेकर अच्छे से यहाँ से नोट्स बनाएं। दोस्तों, पीडीएफ की चिंता ना करें, पीडीएफ मैं इसके आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप हमारी वेबसाइट के थ्रू इसे ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अच्छे से आप एक जगह पर बैठ जाए और शांति से पढ़ें। तो पवार वंश की बात करें, इसकी शुरुआत जैसे ही कुमाऊं में चंद्र वंश की शुरुआत हुई थी तो उसी के आसपास गढ़वाल में पवार वंश का उदय हुआ ऐसा माना जाता है। जनश्रुति के आधार पर भी और स्रोतों के आधार भी, और अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में अपने अलग अलग मत बोलते हैं। तो इसके जो संस्थापक की बात करें, कनकपाल बताया जाता है। शुरुआत में दोस्तों क्या था, जो हमारा गढ़वाल था ये बहुत सारे गढ़ों में विभक्त था, यानी कि मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, 52 गढ़ों में विभक्त था, यानी कि 52 मान लो, यानी कि छोटे छोटे इसके किले मान लो, जगह मान लो, इस तरीके से छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त था। यानी कि एक ऐसा कोई राजा नहीं था जो क्या कह रहे हैं अच्छे से उन गढ़ों को एकत्र कर कर एक राज्य का निर्माण करे, यानी कि एक जगह का निर्माण करे। तो इसलिए छोटे छोटे गढ़ में अपनी अपनी राजा चलते थे, अपने अपने राजकाज चलते थे, यानी कि एक राजा अलग, उसकी अलग सोच थी, एक राजा की अलग सोच थी। तो युद्ध और एक दूसरे से चिढ़ते थे यानी जलते थे। यानी कि ऐसा कोई राजा नहीं मिला था जो उन 52 गढ़ों को एकत्र करके उनका निर्माण करे, यानी कि पुनर्निर्माण करे, उनको एक जो विभाजित है उनको एक अच्छे राजतंत्र में डाले। तो कनकपाल की बात आती है। कनकपाल जो आता है यहाँ गढ़वाल में आता है, कनकपाल जो आता है गढ़वाल में आता है। ठीक है, गढ़वाल में आता है और तीर्थ के लिए आता है, तीर्थ यहाँ यात्रा के दौरान यहाँ पर आता है, वो अपनी आता है। तो कहाँ से आता है? गुजरात से आता है, गुजरात के धार नगरी से आता है। ठीक है, गुजरात के धार नगरी से आता है। और तो उस समय एक राजा होता है यहाँ पर कत्यूरी। आप सभी को पता है कि चंद और पवारों से पहले यहाँ पर कौन से राजा रहते थे? कत्यूरी राज करते थे। कत्यूरी राजाओं के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आपको सभी चीज़ें हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कत्यूरी राजा यहाँ पर राज करते थे और कत्यूरियों का एक प्रतापी राजा था जिसे भानु प्रताप। ठीक है, भानु प्रताप जो था काफ़ी शक्तिशाली शासक था। इसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह इस कनकपाल से करा दिया और कनकपाल से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। जैसे ही वहाँ पर, इससे पहले कुमाऊं में भी ऐसा ही हुआ, सोमचंद्र आता है और वहाँ पर जो कत्यूरी पुत्री होती है वीरमदेव ब्रह्मदेव की, उससे ब्याह कर लेता है। तो यहीं पर ऐसे ही पवार वंश का भी सेम वैसा ही होता है और जो भानु प्रताप अपनी पुत्री का ब्याह कनकपाल से करवा देता है। और इसी से ही यहाँ पर कहा जाता है पवार वंश की नींव बनी, यानी कि पवार वंश की शुरुआत यहीं से हुई। ठीक है, तो इसकी डेट है, तिथि में गौर ना करें, तिथियां अलग अलग कहीं पर जाती है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा मैं आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही बताने का प्रयास करूँगा। आपके कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन छूटने नहीं वाले हैं और आपने एक बार अच्छे से वीडियो देख ली तो आपका सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो चाँदपुरगढ़ में इसने राजधानी बनाई अपनी, जो चाँदपुरगढ़ वर्तमान चमोली के आसपास, यानी कि गैरसैंण का इलाका था, वहाँ पर अपनी नींव रखी, यानी कि राजधानी बनाई और यहीं से पवार वंश की शुरुआत हुई और इसे संस्थापक माना जाता है। संस्थापक
कनकपाल को पवार वंश का संस्थापक माना जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आगे बढ़ते हैं अब इसके बारे में। उसके बाद हम महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में ही जानेंगे, यहाँ पर जो भी जिन्होंने यहाँ पर अच्छे कार्य किए उन्हीं के बारे में जानेंगे, और ऐसे जिन्होंने कुछ कार्य नहीं किए उनके बारे में हम नहीं जाने तो बेहतर है। ठीक है, तो सोनपाल तो उसके बाद एक राजा आता है महत्वपूर्ण सोनपाल, जिसकी तिथि होती है 1243 से 1250 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इसने भिलंग घाटी को अपनी राजधानी बनाई। पहले कहाँ थी? चाँदपुरगढ़, और उसके बाद इसने राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित कर दी? वो थी भिलंग घाटी। और उसके बाद इसने खसू को पराजित किया। आप सभी को बताया उसमें खस राजा भी बड़े काफ़ी क्रूर होते थे, जहाँ भी जाते युद्ध करते थे, छोटे कद के से माने जाते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से खसू को इसने पराजित कर दिया। ठीक है, कुमाऊं में तो 200 साल राज किया खसू ने, और यहाँ इतना पता नहीं, अब मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो उसके बाद इसे बताया जाता है कि इसे अजयपाल का पूर्ववर्ती शासक भी कहा जाता है। पूर्ववर्ती मीन्स यानी कि पहले अजयपाल एक बहुत बड़ा शासक भी था, जिसने 52 गणों को एकत्र किया। उससे आगे पढ़ेंगे तो उससे पहले सोनपाल का नाम भी मिलता है कि इसने ये पूर्ववर्ती उसका शासक था। तो इसके बारे में ज़्यादा उतने फैक्ट है नहीं। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या राजा मिलते हैं। अगला एक इम्पोर्टेंट राजा मिलता है जिसे हम लखनदेव या लक्ष्मणदेव बोलते हैं दोस्तों, जिसकी तिथि होती है 1310 से 1330 के आसपास यहाँ पर राज करता है। इसने क्या किया? सबसे पहले दोस्तों इसने अपने नाम के मुद्राएं छापने वाला पहला शासक है। यानी कि मुद्रा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि गढ़वाल का एक ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने नाम की मुद्रा छापी? वो कौन था? लखनदेव या लखनदेव। ठीक है, नोट से बनाते कि चलना दोस्तों। ठीक है, इसने भिलंग घाटी को स्वतंत्र शासक यानी कि भिलंग घाटी का स्वतंत्र शासक बना। यानी कि आप सभी होता है स्वतंत्र शासक वो शासक होता है जो किसी के दबाव में नहीं रहता, यानी कि स्वतंत्र रहता है, किसी अन्य राजा के दबाव में नहीं रहकर, यानी कि खुद अपना एक पूरा राज्य को संभालता है। यानी कि किसी के दबाव में ना कर, किसी दूसरी सत्ता के उसमें काम न कर अपनी खुद की एक स्वतंत्र राज्य बनाता है। ठीक है, उससे ही क्या कहते हैं? स्वतंत्र शासक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में और देख लेते हैं। अगला एक इम्पोर्टेंट राजा आता है अनंतपाल द्वितीय। ठीक है, इसकी तो तिथि होती है 1333 से 45 के आसपास। इसके बारे में उतनी फैक्ट नहीं है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो या हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो। ठीक है, और हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत हो, कहीं पर कोई गलती हो तो हमें बता सकते हैं, ताकि मैं दूसरी बातों से सही करने का प्रयास करूँ। ठीक है, और एक अगला इम्पोर्टेंट राजा आता है आसलदेव। ठीक है, इसने भिलंग से राजधानी वापस चाँदपुरगढ़ लाया। अब दोस्तों उस समय इसने क्या कर दिया? एक इसने इंपॉर्टेंट कार्य क्या किया? जो भिलंग घाटी में जो राजधानी शिफ्ट की थी, उसके बाद इसने अपनी राजधानी चाँदपुरगढ़ यानी कि चमोली जो गैंडसैंड का इलाका है वहीं इसने स्थानांतरित कर दी। ठीक है, यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बनेंगे। अब पढ़ेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से बनेंगे मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अगला है जगतपाल का जो तिथि होती है 1444 से 1460 के आसपास। इसका एक मिलता है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में अभिलेख मिला। इसके अभिलेख मिले। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन सा पवार, ऐसा कौन सा शासक था जिसके खुद के अभिलेख मिलते हैं? अभिलेख क्या होता है दोस्तों? अभिलेख वो लेख होते हैं जो किसी ठोस धातु में लिखे जाते हैं, तो वो अभिलेख होते हैं। इसके अभिलेख मिले हैं जगतपाल के। क्वेश्चन बस बन सकता है यहाँ से, तो आप ये ध्यान रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट शासक आता है अजयपाल, 37वां राजा। इसे आप ध्यान रखें और गौर से सुने। इंपोर्टेंट राजा होता है जो 1490 से 1519 में अपना राजकाज संभालता है। इसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। और ये 37वां राजा होता है, और कहा जाता है ये भी इसने क्या किया? पूरे 52 गढ़ जो थे, 52 छोटे छोटे गढ़ थे, और उन गणों को विजय एकत्र कर विजय हासिल किया। यानी कि वहाँ से उन सभी गणों को एकत्र कर एक अलग ही राजा बनाया, मतलब कि एक अलग ही राज्य बना दिया इसने। यानी कि एक मजबूत राजतंत्र में उसे डाल दिया। ठीक है, यानी कि पूरी पावर इसके हाथ में आ गई, और इसने अजयपाल ने पूरे 52 गणों को जीतकर एक गढ़ बना दिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और इसने अच्छे कार्य भी किए। यहाँ पर माप तौल जैसे साधनों का नवीनीकरण किया, यानी कि उन पर सुधार किया। जैसे पाथा क्वेश्चन बन सकता है। अजयपाल ने अपनी राजधानी पहले चाँदपुरगढ़ से देवलगढ़ लाया दोस्तों। चाँदपुरगढ़ पहले राजधानी थी, आप सभी को पता है। उसके बाद उसने स्थानांतरित कर दी देवलगढ़, और उसके बाद फिर उसने श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाई दोस्तों। ठीक है, और इसके साथ एक युद्ध भी होता है कीर्तिचंद के साथ युद्ध होता है। कीर्तिचंद कहाँ का शासक बनता है? चंद्रवंश का उसमें शासक रहा होगा, इससे हम पता लगा सकते हैं। और इसने 1491 में उससे युद्ध भी किया और हार गया।
और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहला कौन सा पवार शासक था जो चंदों से युद्ध किया, यानी कि जिससे चंदों से युद्ध किया, तो वो कौन था? यहाँ से कौन था? अजय पाल। ठीक है, अजय पाल यहाँ से था। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और इसने केंद्रीय सेना का निर्माण किया, यानी कि इसने सेना को आगे बढ़ाया, और इसके अच्छे कार्य को देखकर इसे गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है और महात्मा भी कहा जाता है। और इससे दोस्तों पवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसने 52 गणों को विजित कर एक अच्छे राजतंत्र में ढाल दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, आप अच्छे से इनको नोट डाउन करें। अगला जो राजा था, इंपोर्टेंट राजा, इन्होंने कार्य तो उतने किए नहीं, बस इनका नाम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, जिनका नाम है कल्याणपाल, सुंदरपाल और हंसपाल। अगला इंपोर्टेंट राजा आता है 41वां राजा। इसके बारे में 41वें राजा के बारे में हम जान लेते हैं। दापा तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था, यानी कि जो तिब्बत के लोग थे उन पर आक्रमण करने वाला पहला शासक। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा पवार शासक था जिसने तिब्बत पर आक्रमण किया पहला? कौन था? विजयपाल था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं सहजपाल के बारे में। सहजपाल को समझते हैं, और सहजपाल की तिथि होती है 42वां राजा ये होता है। 547 से 575 के आसपास इसने राजकाज किया, और ये अब अकबर के समकालीन था। अकबर कहाँ का राजा था? मुगल था, और उसके समकालीन ये राजा रहा है। ठीक है, और इसी के आसपास कुमाऊं में कौन रहा होगा दोस्तों चंद में? ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो है बलभद्र शाह, जिसकी तिथि 43वां राजा होता है, और 575 से 591 में इसका राजकाज माना जाता है। शाह की, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं दोस्तों, शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, यानी कि जो शाह की पहले तो किए थे सहजपाल, विजयपाल, पाल लगता था, और इसके बाद यहाँ से चेंजेस हो गए। जो बलभद्र पाल था उसको शाह की उपाधि धारण कर दी, और किसने दी? ये लोधी वंश से बहलोल लोधी ने इसे शाह की उपाधि दे दी। ठीक है, कुछ ऐसे कार्य किए होंगे, यानी कि कुछ वहाँ गया होगा जिसके कारण इसे शाह की उपाधि मिली, और यहीं से फिर आगे यहीं पर इन पर शाह की उपाधि लगने लगी। और ठीक है, इसने युद्ध भी किया, ग्वालदम का युद्ध। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्वालदम का युद्ध किस किस के बीच हुआ? रुद्रचंद कहाँ का शासक था? ये रुद्रचंद कुमाऊं का चंद शासक था। और यहाँ से प्लस यहाँ से कौन आया शासक लड़ा? बलभद्र यहाँ से, और इन दोनों में भिड़ंत होती है और ये हार जाता है। और युद्ध ग्वालदम का युद्ध किस किस के बीच हुआ? रुद्रचंद और बलभद्र के बीच। कब हुआ? इसकी तिथि 591, शायद यहाँ पर मिस्टेक है, शायद कुछ है चेंजेस, आप मुझे बताएं, अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको नीचे बता दूंगा। तो सेनापति इसका कौन था? पुरुषोत्तम पंत इसका सेनापति था, ये मारा जाता है। ठीक है, किस युद्ध में मारा जाता है? ग्वालदम के युद्ध में। तो आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगले राजा मानसा से क्वेश्चन बन सकते हैं काफ़ी। ये चंद वंश के शासक रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद के समकालीन था, और ये तिब्बत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक बना दोस्तों। और आक्रमण किसने किया पहला? कौन सा पवार था? वो था विजयपाल ने। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, लेकिन वो विजय नहीं हुआ। विजय कौन हुआ? मानसा हुआ। ठीक है, और कुमाऊं शासक लक्ष्मीचंद के साथ इसने 8 बार युद्ध किया, और 7 बार ये जीता। काफ़ी लक्ष्मीचंद को बुरी तरह हराया। ठीक है, लक्ष्मीचंद को बुरी तरह हराया, और शायद 8वीं बार ये हार गया। इसका सेनापति जो था खतर सिंह मारा गया। और वहाँ से जो आता है वहाँ से कौन आता है? जो लक्ष्मीचंद का सेनापति होता है, कौन होता है? गैड़ा सिंह वहाँ से आता है। और यहाँ से जाता है, कौन जाता है? खतर सिंह, जो किसका होता है? खतर सिंह किसका सेनापति होता है? ये होता है मानसा का। इन दोनों के बीच भिड़ंत होती है, और अंत में खतर सिंह मारा जाता है। और ये तिथि कब है? 1604 के आसपास। इसी कारण कहा जाता है, खुशी के कारण, क्योंकि 7 बार तो लक्ष्मीचंद हारा था और 8वीं बार जीत जाता है, और इसी कारण खुशी के कारण और कहा जाता है, यानी कि जनश्रुति है कि कुमाऊं में यहीं से खतड़ुआ त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ से भी ध्यान रखें आप। कब हुआ था युद्ध? 1604 में। और इसका दरबारी कवि था कवि भरत, काफ़ी महान था, काफ़ी ज्ञानी था, और इसने पवार वंश का सबसे प्राचीन काव्य मानवोदय काव्य की रचना
इसी ने की दोस्तों, इसी के काल में हुई। और जो इसकी भाषा क्या है, संस्कृत में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवि भरत किसके दरबारी थे, किसके थे, मानसा के। और इसने मानदेय काव्य की रचना किसने की, कवि भरत ने की। कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में। अब ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन काफ़ी डीपली पूछ रहा है, तो इसलिए आप ध्यान रखें इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय यात्री विलियम फिंच इसी के काल में आया था, ठीक है। और एक यूरोपीय यात्री था विलियम फिंच, इसी के काल में यहाँ पर आया था। उसने अपनी विवरण के अनुसार यहाँ पर बताया कि यहाँ का जो शासक था सोने की थाली में खाना खाता था। यानी कि अब इससे हम एक चीज़ और अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें यहाँ पर काफ़ी उत्पादन होता था, यानी कि फसल भी अच्छी होती थी। यानी कि एक अच्छा, मतलब जिसे कहते हैं स्वर्ण युग भी माना जा सकता है यहाँ पर। क्योंकि अब देखो कि सोने की थाली में खा रहा है, अब देखो थाली में खा रहा है तो सोना तो होगा ही, यानी कि यहाँ से स्वर्ण काल भी इसे हम मान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्याम शाह फिर राजा बनता है। 45वां राजा ये होता है, जिसकी तिथि होती है 1611 से 1631 के आसपास। और ये क्या था, मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन था। और ये मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट करने वाला पहला पवार शासक था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हाँ, ये पहला पवार शासक था। और इसने जहांगीर को हाथी और घोड़े उपहार में दिए, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल से भेंट करने वाला पहला ऐसा कौन सा पवार शासक था, वो कौन था, श्याम शाह दोस्तों। श्याम शाह, मैं आपके क्वेश्चन भी यहाँ से कराते जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आसानी हो, ठीक है। और जहांगीर से इसने भेंट की और खुशी के कारण उसे हाथी, और होता ही है पहले अगर कोई राजा इधर से उधर जाते थे तो कुछ न कुछ उपहार या भेंट स्वरूप देते थे, ठीक है, ताकि इन दोनों का सामंजस्य अच्छा बैठे और कहीं पर युद्ध के काम ये काम आए, ठीक है दोस्तों। और तिरुमल चंद्र को शरण दी। अब वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर जब कुमाऊँ में चंद्रवंश का षड्यंत्र चल रहा था, काफ़ी गुटबाजी वहाँ पर हो रही थी। तो उस समय जो दिलीप चंद्र था, दिलीप या दीपचंद, हाँ दिलीप और दीपचंद क्या करता है, अत्याचार करता है काफ़ी। अपने जो ये चाचा होते हैं उसके नारायण चंद, और इसी भी कहानी मैंने आपको बताई है। आप ध्यान से कुमाऊँ के उसको पढ़ें, इसका उसका जो वीडियो मिल जाएगा आपको, और ऊपर भी मिल जाएगा आपको अच्छे से। कुमाऊँ का चंद्रवंशी पे अच्छे से आप ध्यान रखें। तो उस समय जब दिलीप चंद क्या कर रहा था, यहाँ अत्याचार कर रहा था, एक दूसरे कहने में आ रहा था, तो उस समय उसने अपने चाचाओं के साथ काफ़ी अत्याचार किया। और इसी कारण उन चाचाओं को भागना पड़ा, अपने कुमाऊँ से भागना पड़ा। और जो इसके चाचा थे नारायण चंद, आपको कहानी बता रहा हूँ मैं, ये तिरुमल चंद की कहानी। नारायण चंद और तिरुमल चंद क्या होते हैं, भाग जाते हैं, यानी कि अपने राज्य को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि वो दिलीप चंद इन पर अत्याचार करने लगता है। तो जैसे ही नारायण चंद चला जाता है नेपाल डोटी, वहाँ शरण लेता है, और तिरुमल चंद आ जाते हैं इधर साइड को गढ़वाल में आ जाते हैं। और फिर बाद में तिरुमल चंद यहाँ पर आते हैं, इसे शरण देते हैं। कौन शरण देते हैं, श्याम शाह इन्हें शरण देते हैं। और उसके बाद पुनः फिर जब दीपचंद मारा जाता है तो उसके बाद ये पुनः पर वहाँ राजा बनते हैं। कहाँ राजा बनते हैं, कुमाऊँ में फिर राजा बनते हैं उसके मरने के बाद, ठीक है। और जो ये सबसे पहले जो षड्यंत्र करते थे उनको मार देते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ कहानियाँ मिलती है। और अगला जो उसमें है फैक्ट है कि इसी के समय सती प्रथा का प्रचलन भी था, ठीक है। अब यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर होगा तो, और वहाँ पर भी, यहाँ पर तो है, हो सकता है तो कुमाऊँ में भी उस समय सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा, हम इसे मान सकते हैं, ठीक है। रिलेटेड करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। अगला जो राजा आता है महिपति शाह कौन सा राजा होता है, ये 46वां राजा। इसकी जो शासक की तिथि होती है 1631 से 1635 के आसपास, ठीक है। इसके जो प्रमुख सेनापति हैं लोधी रखोला और माधो सिंह भंडारी, काफ़ी साहसी लोग थे, काफ़ी इन्होंने काफ़ी युद्ध भी जीते और काफ़ी कुछ इन्होंने किया। लोधी रखोला जो थे, इन्होंने दापा में विजय प्राप्त की। दापा यानी कि तिब्बत वाला क्षेत्र होता है, जो तिब्बत सहित में आक्रमण ने काफ़ी दिनों तक लड़े और लोधी रखोला वहाँ पर जीत गया। और पुनः उसके बाद माधो सिंह को वहाँ पर फिर भेजा गया और पुनः फिर जीत गए। तो काफ़ी साहसी सेनापति इनके थे। और माधो सिंह भंडारी को आपको पता ही है, इनकी वीर गाथाएँ काफ़ी प्रचलित है। इनके पवाड़े गढ़वाल के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये, और यही इसी के नाम से इन्हें गर्भभंजक भी कहा जाता है। इन्हें गर्भभंजक में बहुत साहसी लोग थे, ये साहसी थे। इन्हें माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक भी कहा जाता है। और महिपति शाह को
गर्भभंजन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गर्भभंजन किसे कहा जाता है और गर्भभंजक किसे कहा जाता है। तो कंफ्यूज ना होए, दोनों मैं आपको क्लियर कराते जा रहा हूँ। इसी के समय माधो सिंह भंडारी ने मलेथा की गोल जो टिहरी में जो थी तो उसका निर्माण भी किया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मलेथा की गोल की निर्माण किसने किया? माधो सिंह भंडारी। किसका सेनापति था? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो किसका सेनापति था? महिपति शाह का सेनापति था। और अगला जो राजा बनता है 47वां राजा जो होता है पृथ्वीपति शाह। तो इसकी जो तिथि मानी जाती है 1635 से 1664 के आसपास। ठीक है, ये महिपति शाह का पुत्र था, यानी कि अल्पवयस्क पुत्र था। उसकी मृत्यु हो गई थी महिपति शाह की, जिसके कारण संरक्षिका इसकी रानी कर्णावती थी। ठीक है, और इसने रानी कर्णावती ने राजकाज उसमें संभाला था, क्योंकि उस महिपति शाह का पुत्र था, काफ़ी छोटा था। और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जब क्या होता है, मुगल जो वहाँ से आक्रमण होता है, यहाँ पर जो सेनापति होता है मुगल सेनापति नवाजत खां 1636 में आक्रमण करता है दून, यानी कि देहरादून के आसपास का इलाका होता है, वहाँ पर आक्रमण करता है अपनी भूमि हड़पने के लिए, यानी कि जीतने के लिए राज्य को। तो उस समय रानी जो कर्णावती होती है काफ़ी यानी कि साहसी होती है। ये क्या करती है, उनकी सेना के नाक कान काट देती है, यानी खूब साहसी होती है। क्या कहते हैं, नाक कान उनके नवाजत खां के सेना के पूरे नाक काट देती है। तो जिस कारण से नक्कटी रानी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और राजपुर नहर का निर्माण भी इसी ने किया। ठीक है, और देहरादून में करणपुर नामक शहर भी इसी ने बसाया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है, नामक। ठीक है, तो देहरादून में करणपुर नामक शहर भी इसी ने बसाया। और पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादे सुलेमान सिकोह को शरण दी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए क्वेश्चन पर नजर मारते हैं। सबसे पहले किसका पुत्र था? महिपति शाह का पुत्र था। रानी कर्णावती इसकी माता हो गई। ठीक है, और नवाजत खान ने कब आक्रमण किया? 1636 में आक्रमण किया। और करणपुर नामक शहर किसने बनाया? इसने बनाया। किसने बनाया? पृथ्वीपति शाह ने। और सुलेमान सिकोह, जब औरंगजेब किसकी तलाश में था? सुलेमान सिकोह की तलाश में था, तो इसको शरण किसने दी? पृथ्वीपति शाह ने शरण दी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फतेहपति शाह 1664 से 1716 के आसपास राजकाज संभालता है। इसकी संरक्षिका होती है महारानी कटोची। ठीक है, कवि और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होते हैं? कवि भूषण ने फतेह प्रकाश की रचना की। इसका जो दरबारी होता है कवि भूषण, उसने फतेह प्रकाश की रचना की। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जैसे राजा अकबर के दरबार में रहते थे, उसी प्रकार इसके दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। और अगला राजा होता है हिपुएंद्र शाह, यानी कि 1716 में राजकाज संभालता है। और उसके बाद इसने उतने फैक्ट काम किए नहीं, उतने इससे कोई इतने ज़्यादा फैक्ट बनेंगे नहीं। उसके बाद दिलीप शाह आता है, जो 50 बार राजा होता है 1716 से 1787 के आसपास। ठीक है, तो उसके बाद 51वां राजा होता है प्रदीप शाह, जो 1717 से 1772 के बीच राज करता है। और इसके काल में यहाँ पर रोहिले आक्रमण करते हैं। ठीक है, रोहिलों का आक्रमण यहाँ से होता है, गढ़वाल में आक्रमण होता है। यहाँ से बन सकता है कि रोहिलों का आक्रमण किस पवार के काल में हुआ? किसके काल में हुआ? प्रदीप शाह के काल में। और इसका दरबारी कवि था मेधाकर शर्मा था। देखो, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट 52वां राजा होता है ललित शाह। और ललित शाह के बारे में भी बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, बनते भी है। इसके समय सिखों ने यहाँ पर आक्रमण किए। सिखों का आक्रमण भी यहाँ पर होता है गढ़वाल में। और किसके काल में हुए? ललित शाह के काल में। और उस समय हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण का नेतृत्व दिया। आप सभी को पता है कुमाऊं में उसमें षड्यंत्र चले थे, गुटबाजी चली थी, जिसके कारण राजा से लोग नाराज थे। राजा से अच्छे कार्य नहीं करते, क्योंकि अत्याचार करता है, जिसके कारण राजा से लोग परेशान थे। तो वहाँ के कुमाऊं के एक बहुत अच्छे जो लोग होते हैं, हर्षदेव जोशी बंधु, वो राजा से नाराज होते हैं, जिस कारण वो न्योता देते हैं गढ़वाल पर। जो उस समय ललित शाह होता है उसको न्योता देते हैं कि भैया आप यहाँ पर आओ, ये राजा तो काम के नहीं निकल रहे हैं, तो आप यहाँ पर राजकाज संभालो। जिस कारण यहाँ पर युद्ध करता है, भगवाली पोखर का युद्ध होता है। किस किस के बीच होता है? मोहनचंद वहाँ पर राज करता है, उसके बीच युद्ध होता है भगवाली पोखर का युद्ध। कब होता है? 1779 के आसपास, जिसमें मोहनचंद को हरा देता है। ठीक है, और मोहनचंद को हरा देता है, और उसका बेटा जो होता है वहाँ पर राजकाज संभालने लगता है। किसका? ललित शाह का। प्रद्युम्न चंद के नाम से, प्रद्युम्न चंद के नाम से वहाँ पर राजकाज संभालने लगता है। ललित शाह के 4 बेटे थे, जिनमें से जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। और प्रद्युम्न शाह वहाँ पर प्रद्युम्न चंद के नाम से वहाँ पर राजकाज संभालता है दोस्तों। कहाँ?
कुमाऊं में, और मन 1-2 साल में वहाँ पर मन न लगने के कारण फिर वह पुनः यहाँ आ जाता है। तो इसका जो अगला बेटा होता है राजकाज संभालता है जयकृत शाह। तब इसके समकालीन कुमाऊं का राजा प्रद्युम्न चंद था, ये आपको मैं बता दे चुका हूँ, इसमें कन्फ्यूज नहीं हुए आप। और उस गढ़वाल पर सिखों का आक्रमण इसी के काल में हुआ, और आखिरकार जो था कि शुरुआत इसी ने की दोस्तों, ठीक है, जयकृत शाह ने। और मौलाराम तोमर जो काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार थे, उसको 60 गाँव दान दिए इसने, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगला राजा आता है प्रद्युम्न शाह। दोस्तों जो कुमाऊं में प्रद्युम्न चंद के नाम से था, वो फिर यहाँ पर आ जाता है, उसे वहाँ पर कुमाऊं में अच्छा नहीं लगता, और जिसके कारण ये प्रद्युम्न शाह यहाँ पर राजकाज संभालने लगता है। जो उसकी तिथि है 1786 से 1804 के आसपास। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं पर दोनों पर शासन किया। क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा पवार शासक था जिसने गढ़वाल और कुमाऊं पर शासन किया, वो कौन था? प्रद्युम्न शाह दोस्तों। गोरखाओं के बीच लंगूरगढ़ की संधि हुई, ठीक है, 1791 में। 1791 में संधि हुई, गोरखाओं का अटैक यहाँ पर होता है। कुमाऊं में 1790 में होता है, जिस कारण वहाँ पर कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लंगूरगढ़ की संधि होती है 1791 में, और इसी के बीच यहाँ पर भीषण अकाल भी पड़ता है गढ़वाल में, जिसे 1795 में, और जिसे 91-92 के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है 91 में क्या था? वो क्या था? अकाल पड़ा था। किसके काल में पड़ा था? कौन सा किसके काल में पड़ा था? वो था प्रद्युम्न शाह के आसपास, सॉरी। ये खुड़बुड़ा का युद्ध होता है इसमें 14 मई। खुड़बुड़ा का युद्ध होता है 14 मई 1804 में, एक गोरखाओं द्वारा मारा जाता है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी राजा थे ये पूरे गढ़वाल में पवार वंश, ये पूरे यहाँ पर अधिकतर समाप्त हो जाते हैं, और वहाँ पर एक जो टिहरी रियासत होती है सिर्फ वही बचता है दोस्तों यहाँ से। लेकिन होते गढ़वाल के अंदर ये टिहरी रियासत यहाँ पर आती है, तो यहीं से ये आगे फिर टिहरी रियासत भी काम करती है, और यहाँ पर गोरखे भी यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि खुड़बुड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये हुआ किस किस के बीच हुआ? प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच, ठीक है। और गोरखा सेनापति मुझे याद नहीं आ रहा है, आप देख लें, मुझे कमेंट करके मैं बता दूंगा, या आप मुझे बता सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। और सुदर्शन शाह, अब यहाँ से टिहरी रियासत यहाँ पर शुरू हो जाती है, ठीक है। टिहरी रियासत शुरू होती है, जो 55वां राजा होता है 1815 से 1859 तक राज करता है। साथ में यहाँ पर गोरखे भी आ जाते हैं, और यहाँ पर साइड में टिहरी रियासत भी चलती रहती है। और उसके बाद टिहरी रियासत की शुरुआत होती है, स्थापना होती है 28 दिसंबर 1815 को इसकी शुरुआत होती है, इनकी स्थापना होती है। और टिहरी के राजा के रूप में से मान्यता 4 मार्च 1820 से मिलती है दोस्तों। और 1823 में टिहरी का पहला भूमि बंधन इसके काल में हुआ। किसके काल में हुआ? सुदर्शन शाह के काल में हुआ। यहाँ से टिहरी रियासत शुरू होती है दोस्तों, कंफ्यूज ना होए। और कभी सूरत ने के नाम से रचना देता था, और ये जो सुदर्शन शाह था वो कभी सूरत के नाम से रचना देता। इसने सवासार और गोरखवाणी नामक 2 पुस्तकों की रचना की। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि सवासार और गोरखवाणी किसकी पुस्तकें थी, किसने रची? ये थी सुदर्शन शाह। और जौनसार में जो मौड़ मेला होता है, इसकी शुरुआत भी इसी ने की दोस्तों, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो अगला राजा होता है भवानी शाह, 56वां राजा होता है 1859 से 1871 के आसपास। अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा, और यहाँ पर भी अब धीरे धीरे गुटबाजी या क्या कहते हैं, यहाँ पर भी अब षड्यंत्र होने लगी है। तो अंग्रेजों के सहायता से गद्दी में बैठता है, और इसने देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी पाठशाला खोली। क्वेश्चन बन सकता है कि देवप्रयाग में हिंदी पाठशाला किसने खोली? 1862 में। किसने खोली? भवानी शाह ने, ठीक है। और अगला जो राजा होता है 57वां राजा होता है प्रताप शाह। प्रताप शाह 1871 से 1886 के बीच राजकाज संभालता है, और इसने सबसे पहले यहाँ पर टिहरी पर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। किसने की? प्रताप शाह ने। टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की, ठीक है। यानी कि अच्छे कार्य, अब धीरे धीरे चीज़ें समझने लगी और धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट होने लगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्रताप जूनियर हाई स्कूल की इसने स्थापना यहाँ पर की, ठीक है। और प्रताप नगर शहर बसाया, और अपनी राजधानी वहाँ स्थापित की। और क्वेश्चन बन सकता है कि प्रताप नगर किसने बसाया? प्रताप शाह ने। अपनी राजधानी भी वहाँ पर शिफ्ट कर दी इसने, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो राजा बनता है कीर्ति शाह, 1887 से 1913 के आसपास। इसने ये काफ़ी विद्वान लोग थे जो भी हैं, तो इन्होंने अच्छे कॉलेजों से यहाँ पर पढ़ा होता है। तो शिक्षा मेयो कॉलेज से ली थी,
और टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की, कब की? 1891 के आसपास। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी इसका माना जाता है। और कीर्ति नगर की स्थापना भी इसने की। और टिहरी का घंटा घर भी इसी ने बनाया, जो कब बनाया? 1897 में। हिबेट संस्कृत पाठशाला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो हिबेट संस्कृत पाठशाला भी किसने बनाई? कीर्ति शाह ने। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से देख लें। अगला जो इंपॉर्टेंट राजा बनता है नरेंद्र शाह। इसकी संरक्षिका राजमाता नेपालिया थी, ठीक है। और इसके काल में टिहरी में पहली जनगणना की शुरुआत हुई 1921 में। तो कब हुई? टिहरी में 1921 में। किसके काल में हुई? ये है हमारे नरेंद्र शाह के काल में। और यहीं पर टिहरी में अंतिम भूमिमंत्री जिनके काल में होता है, ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी दयानगर शिफ्ट कर दी। तो पहले कहाँ थी? जो प्रताप नगर थी, अब कहाँ होगी? दयानगर। कब हुई? 1925 के आसपास दोस्तों। इसने प्रताप जो हाई स्कूल था उससे इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना इसने की। और इसी के काल में रवाई तिराड़ी कांड, जो बहुत बड़ा कांड था जिसमें बहुत लोग शहीद भी हुए, और इसी के काल में घटना घटी 30 मई 1930 के आसपास। उसमें आपको डीपली एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। तो 30 मई 1930 को हुई। और उसके बाद यहीं पर टिहरी में प्रजामंडल टिहरी प्रजामंडल की स्थापना यहीं पर हुई। किसने की? सदैव सुमन ने। कहाँ की? देहरादून में, इन्हीं के काल में हुई। और टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना भी इसी के काल में हुई। और टिहरी में डोरी पैमाइश भूमि व्यवस्था भी इसने शुरू कराई, यानी कि इसने अच्छे यहाँ पर कार्य भी कराए, और इसके काफ़ी यहाँ पर आंदोलन भी हुए। और टिहरी प्रजामंडल की स्थापना भी आप देख लें। और कन्या पाठशाला की स्थापना इसने कराई। टिहरी में डोरी पैमाइश की व्यवस्था भी इसने शुरू करी। का मतलब काफ़ी अच्छे कार्य भी किए, और इसके समय काफ़ी आंदोलन भी हुए। अंतिम राजा जो होता है दोस्तों, मानवेंद्र शाह होता है। मानवेंद्र शाह अंतिम 60वां राजा होता है, और मानवेंद्र शाह 1946 से 1949 में राज करता है, ठीक है। और अंतिम पवार राजा होता है, और राज्याभिषेक इसका 5 अक्टूबर 1946 को होता है। इसके बीच में बहुत सारे विद्रोह भी होते हैं। सकराना विद्रोह होता है 1947 में। कीर्ति शाह, ये विद्रोह क्या होते हैं मैं आपको डीपली अच्छे से एक वीडियो बनाकर अच्छे से समझाऊंगा। कीर्ति शाह विद्रोह भी इसी के उसमें होता है। और अंत में दोस्तों पूरा मिला के 1 अगस्त 1946 में टिहरी क्या होता है? अंतिम संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बन जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक जिला बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहीं पर पूरा मानवेंद्र शाह की मृत्यु भी हाल ही में, यानी कि 5 जनवरी 2007 को होती है दोस्तों। तो अंत में पूरा की पवार वंश में पूरा समझा चुका हूँ अच्छे से, कौन कौन राजाओं ने यहाँ पर क्या किया और क्या क्या निर्माण किया, कौन कौन से स्कूल बनाए। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और पसंद आई होगी। अगर कहीं पर भी कोई फैक्ट छूटते हैं, कहीं पर कुछ चीज़ें आपको लगती है, तो मुझे ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में उसे पूरा बताने का मैं प्रयास करूँगा जितना हो सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ गए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको फ्री में वीडियो मिले। तो हमारा यूट्यूब चैनल है फ्री स्टडी चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको उत्तराखंड की अभी फ्री क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें हिंदी की अभी क्लासेस चल रही है, उत्तराखंड की क्लासेस चल रही। तो मैं इससे 2 वीडियो चंद्रवंशी की है, चंद्रवंशी की आप पूरा अच्छे से देख लें। और ये पवार वंश, इसके बाद जो आएगा पवार वंश के शासन प्रशासन, उनके टैक्सेस जो भी आएंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे हम। तो ये अच्छे से यहाँ से मान लो कम से कम नहीं पूछा जाएगा। अभी पेपर भी होने वाले हैं, पीसीएस का पेपर भी है, साथ में फिर बंदी रक्षक का पेपर भी है, ठीक है, पटवारी का पेपर भी है। जितने भी अन्य जो एग्ज़ाम है उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इतिहास से पूछे जाते हैं। तो मान लो इन दोनों में से, पवार और चंद्र में से कम आपके 3-4 क्वेश्चन, 3 या 5-4, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, एनालाइज करें, और जहाँ पर भी आपको दिक्कत और डाउट हो तो आप कमेंट करें, ताकि हम भी दोबारा उसे जो भी है आप समझाने का प्रयास करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही जोश के साथ, तो हमारे साथ बना रहें। धन्यवाद। जय देव भूमि उत्तराखंड।